सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में कृषकों के कौन कौन से वर्ग थे। देखो, अगर मुगल काल की बात करें तो लगभग जैसे आज हमें देखने को मिलते हैं वर्ग, उस तरह उस समय भी ऐसे ही वर्ग थे। देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद की ज़मीन पर खेती करते हैं, कुछ ठेके पे लेके ज़मीन को खेती करते हैं, लगभग वैसी व्यवस्था थी। तो पढ़ेंगे मुगल काल में किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखो, आगे की जो हम प्रश्न करेंगे उसमें हम रैयत का अगर इस्तेमाल करेंगे तो रैयत का मतलब है किसान। तो किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके इसके अतिरिक्त आसामी भी कहा जाता था। कहीं कहीं से आसामी भी कहा जाता है। आजकल भी गांव में कह देते हैं कि बहुत बड़ी आसामी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन है उसके पास। इन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला कौन सा था? खुद काश्त। वे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी और उन्हीं गांव में रहते थे जहां उनकी ज़मीन है, खुद काश्त कहलाते थे। देखो, कुछ किसान ऐसे थे जो जिनके पास खुद की ज़मीन थी और रहते भी उसी गांव में थे, वो खुद काश्त कहलाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनकी ज़मीन खुद की है लेकिन दूसरे गांव में रहते थे, वो खुद काश्त में नहीं आते थे, वो पाई काश्त में आएंगे। अब दूसरे थे पाई काश्त। वे किसान जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे ने आते थे, या कहीं और जगह ठेक जमीन लेके ठेके पे किया करते थे, वो भी ध्यान रखना है। कुछ लोग अपनी मर्जी से पाई काश्त बनते थे। देखो, जैसे किसी व्यक्ति की जमीन है किसी गांव में और दूसरे गांव में जाके रहने लग गया, वो पाई काश्त हो गया उस गांव के लिए। जबकि कुछ अकाल, भुखमरी व कुछ अन्य समस्या के कारण भी दूसरे गांव में चले जाते थे। देखो, ये पाई कास्ट है। तो दो दो वर्ग आएंगे इसके बारे में। एक एक नंबर में कई बार पूछ लिया गया है कि खुद कास्ट और पाई कास्ट क्या थे। तो खुद कास्ट वे हैं जिनकी खुद की ज़मीन है और उसी गांव में रहते हैं, वो खुद कास्ट हैं। बाकी सब पाई कास्ट में आएंगे, चाहे दूसरे गांव में वो रह रहे हों और ज़मीन हो खुद की लेकिन दूसरे गांव में रह रहे हो, वो पाई कास्ट में आएंगे। और जो रह कहीं और रहे हैं, ज़मीन कहीं और है, वो भी पाई कास्ट में आएंगे। तो दोनों तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।